तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ये विश्वास गेन करके डीमन के साथ में बिजनेस करने का एक कॉमन रास्ता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का रास्ता सामान्य तौर पर 3 स्टेप से होकर गुजरता है। पहला स्टेप में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करो जिसमें दोनों पार्टी के लिए सभी टर्म्स और कंडीशन लिखा होता है। दूसरा स्टेप में अपना बॉडी का टिश्यू प्रिपेयर करना होता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए ये तुम्हारा हेयर, फिंगर नेल, ड्रॉप ऑफ ब्लड और कुछ भी हो सकता है। और तीसरा स्टेप एक मीडियम होता है जिसका कि फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वैरी करता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक रिंग हो सकता है, कॉलर हो सकता है, नेकलेस हो सकता है और यहाँ तक कि ईयरिंग भी हो सकता है। मगर किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन को मीट करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप भी लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किस और एक्स्ट्रा स्टेप भी हो सकता है। मगर यहाँ पर हमारी इडियट एंजल सभी स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली फाइनल वाले पर जंप कर गई है, जिसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है और ये सिर्फ एक नॉर्मल किस था। मगर ये इडियट तो अभी तक इसको रियलाइज कर ही नहीं पाई है। वहीं पर हमारे डीमन चैंग को दिखाते हैं जो कि काफ़ी बार किस हो जाने से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, मगर फिर चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, आखिर अचानक ये तुम क्या कर रही हो। सांसन पूछती है वेल वो कैसा था, क्या वो काम किया। चैंग चिल्लाते हुए कहता है अरे गधी कहीं का, ये सभी चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है। वहीं पर सांसन थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए कहती है क्या सच में, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, मैं तो बिल्कुल वैसे ही की हूँ जैसे कि मुझे कहा गया था, क्या मैं कुछ गलती तो नहीं करती हूँ ना, अगर हाँ तो कहाँ पर गलती हुआ है, वेल आखिर गलती हुआ तो हुआ क्या है। वहीं पर उसकी सभी बातें सुनकर चैंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये लड़की क्या बकवास कर रही है। मगर वो उसको फिर से अपने करीब आते देखकर वो थोड़ा सा डरते हुए कहता है कि तुम क्या करने वाली हो। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो उसको फिर से पकड़कर किस कर देती है, जिससे चैंग सिर्फ छटपटाते ही रह जाता है और कुछ देर के बाद में वो वैसे ही लाल टमाटर बन के नीचे पड़ा होता है। वहीं पर सांसन उसका वैसा हालत करने के बाद में भी अभी भी देख कर गहरी होती है कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, कहीं मुझे अब मेरा जीभ का यूज तो नहीं करना पड़ेगा ना। वेल अगर ये भी करना पड़ेगा तो मैं पीछे तो हटने वाली हूँ नहीं। ये बोलकर वो उसको दोबारा से पकड़कर किस करने जाती है, मगर इस बार वो उसको बहुत मुश्किलों से रोकते हुए कहने लगा होता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन यहीं पर स्टिम्युलेशन से वो अपने जीभ पर से कंट्रोल खो दिया होता है, जिसके कारण उसके मुंह से ढंग से शब्द भी नहीं निकल पा रहे होते हैं। वहीं पर सांसन जबरदस्ती उसको किस करते हुए कहती है कि नाटक करना बंद करो, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ। चैंग उसको कुछ बोलकर रोकने की कोशिश तो करता है मगर उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। वहीं पर वो जबरदस्ती करते हुए कहती है कि चुप हो जाओ, तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हो ना, तो अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है, चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। चैंग बहुत मुश्किलों से चिल्लाते हुए कहता है हाँ हाँ मैं ट्रस्ट करता हूँ। सांसन कहती है तो अब ठीक है, नहीं तो वरना। लेकिन तभी सांसन उसको पका पपीता बनकर देखकर थोड़ी सी स्टंट रह जाती है और फिर सोचने लगती है कि वो आखिर अभी तक क्या कर रही थी। वेल उसको कुछ मिनट लग जाता है कि उस ये समझने में कि वो क्या कर रही थी, और जब उसको समझ में आता है तो वो भी एकदम पका पपीता बनकर रह जाती है और अपने मन में चिल्लाने लगी होती है कि आखिर ये मैं क्या कर रही थी, आखिर मैं क्या कर दी हूँ, डैमिट मैं तो ये सब बिना सोचे समझे कर दी हूँ, मैं तो ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर रही थी कि जो मैं कर रही थी वो कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग, कितना ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है मेरे लिए। ये सोचकर वो अपना मुंह छुपाते हुए सोचती है कि और मैं तो दो बार नहीं, दो से ज़्यादा बार मैं तो ठरकी जैसा एक्ट कर रही थी। ये सब सोचकर वो उसको थोड़ा सा देखती है, जहाँ पर उसका वैसा शक्ल देखकर वो जल्दी से दूसरे तरफ देखकर अपने मन में चिल्लाने लगी होती है कि आखिर तुम वैसा शक्ल क्यों बना रहे हो, मुझे इस तरह से अपने उन आंखों से देखना बंद करो, वैसे देखने से तो मैं तो और भी बड़ी ठरकी लग रही हूँ। हालांकि इसका वो वाला एक्सप्रेशन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये कि अब आखिर मुझे करना क्या चाहिए। ये सोचकर वो थोड़ी सी हिम्मत करके उसके तरफ मुड़कर कहती है कि जो भी हुआ हो, मैं बोल रही थी कि बोलते बोलते वो अपना जीभ ही काट लेती है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो रोने लगती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उन दोनों की नज़रें मिलती है, जिससे उन दोनों का सर से स्टीम निकलने लगता है, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं। मगर तभी कोई उनसे कहती है कि ओह तो तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होगे ना यहाँ पर। वो दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूज होकर उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं और तभी उन पर ऊपर से हमला हो जाता है, जिससे वो दोनों काफ़ी दूर फेंका जाते हैं। और चैंग खुद को संभालते हुए कहता है कि ये क्या था।
वहीं पर इंगसी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर कहती है कि मुझे बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे हो ना। इंगसी उनसे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही मज़े कर रहे हो। उसको वैसा ड्रेसअप किए देखकर चैंग तुरंत कहता है डैम ये तो काफ़ी ज़्यादा हॉट, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके मुंह से हॉट सुनकर सांसन तुरंत गुस्से में उसको देखने लगती है। वहीं पर इंगसी गुस्से में कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। आखिर क्यों ये बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा मज़े कर रहा है और मैं उधर में इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा हूँ। चैंग कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी इंगसी चिल्लाते हुए कहने लगती है कि 3 दिन क्या तुमको जरा सा भी पता है कि मैं इन 3 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो लोग ज़बरदस्ती मुझसे नॉन स्टॉप फालतू की चीज़ें करवाते रहे हैं, बार हर दिन बिना मुझे थोड़ा सा भी चैन का सांस भी लेने नहीं दिए हैं। और यहाँ तक कि वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा फिजिकली और मेंटली थकाने के बाद भी ये लोग मुझे छोड़े ही नहीं थे। मैं भागना चाहती थी लेकिन उन लोगों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं तड़प रही थी, हर बार मैं उस नाइटमेयर में फंस के रह जा रही थी। मैं भागना चाहती थी लेकिन मैं उस नाइटमेयर में फंस के रह जाती थी। इतना बोलकर वो रोते हुए कहती है कि अब मैं प्योर नहीं रही। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग कंफ्यूज और सरप्राइज रह जाता है कि ये क्या बकवास कर रही है। मगर तभी इंग्लिश गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है और जब मैं उधर तड़प रहा था तब तुम यहाँ पर मजे कर रहे थे। एक सिंगल लड़का और एक सिंगल लड़की एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पर रह रहे थे। ये बिल्कुल कोई सपना सच होने जैसा था। 3 दिन और 2 रात तुम लोगों के पास था तो तुम तो कुछ भी कर रहे थे और कोई भी ऐसी वैसी लड़की नहीं बल्कि तुम तो सान के साथ थे। मैं जेलस हूँ, मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। चैंग कहता तुम जेलस हो रहे हो? जेलस मैं फूट, यहाँ तो मेरा भी दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा था। तुमको नहीं पता है कि मैं भी इन दिनों यहाँ पर काफी ज्यादा सफर ही कर रहा था, मैं भी तड़प रहा था। इंग्लिश गुस्से में चिल्लाते हुए कहता कमीने झूठ मत बोल, तुम तो बिना किसी इंटरप्शन के सभी तरह की ल्यूट चीजें कर सकते थे, इसलिए ऐसा तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। जरूर तुम खुशी से नाच रहे होगे और मुझे ऐसा दिखावा कर रहे हो। जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तब मैं अपनी इन्हीं आंखों से तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था, इसलिए अब डिनाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों को रंगे हाथे पकड़ लिया हूँ। उसकी ये बातें सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड और एम्बैरस हो जाते हैं और चैंग चिल्लाते हुए कहने लगा था कि ये मेरे ऊपर आ रही थी और मैं भी यहाँ पर विक्टिम हूँ। सांसन कहने की कोशिश तो करती है कि ये सब एक गलत फहमी है मगर उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। तभी वहाँ पर शीन आकर इंग्लिश से कहती है कि वो सच बोल रहा है। ये बात सच है कि वो इस बार थोड़ी सी ओवरबोर्ड हो गई थी। अगर तुम लोग माइंड ना करो तो क्या मैं भी इस मजे को ज्वाइन कर सकती हूँ। उसको देखकर चैंग चिल्लाने लगा था आखिर अब तुम कौन सा स्कीम चल रही हो, आखिर क्यों तुम हमें इस आइलैंड पर कैद कर दी थी और अब तुम इस क्रेजी सुकुबुस को भी क्यों लेकर आ गई हो। शीन कहते ठीक है मैं तुम पर थोड़ा सा दया दिखाकर तुम्हारा सवाल का जवाब दे रही हूँ और इसका जवाब ये है कि मैं तो तुम्हारे चेहरे पर वो हेल्पलेस एक्सप्रेशन देखना चाहती थी और अभी मैं इस डेवलपमेंट को काफी तेजी से प्रोग्रेस होने को रोकने के लिए यहाँ पर इसको लेकर आ गई हूँ। चैंग चिल्लाते हुए कहता तुम्हारा मतलब क्या है। वहीं पर शीन उस सदमे में गए इंग्लिश से कह रही होती है कि ये सब काफी ज्यादा अनफेयर है ना, जब तुम उधर में तड़प रही थी तब ये बंदा इधर में इतना ज्यादा तुम्हारे क्रश का साथ में मजे कर रहा था कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। चैंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि उसको वैसा मैनिपुलेट करना बंद करो, इन सभी सिचुएशन का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। वहीं पर शीन उसको मैनिपुलेट करना जारी रखते हुए कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, इसका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे अंदर में पिछले कुछ दिनों में जितना भी फ्रस्ट्रेशन जमा हुआ है उसको उन सब को अब निकालने का वक्त आ गया है। सोचो तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो, जैसे चाहो उसको तुम वैसे पीट सकते हो, वो को और कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। ये बोलकर वो ऐस कैचा बनकर उसको पोकेमॉन बनाते हुए कहती है कि जाओ मैं तुमको चुनती हूँ, खत्म कर दो उसको। जिससे अब इंग्लिश काफी ज्यादा पगला गई होती है और वो जगह जगह पर गुस्से में ब्लास्ट होने लगी होती है, जिससे चैंग अब थोड़ा सा डर जाता है और थोड़ा सा गुस्से में भी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम सच में उसके सभी बातों पर यकीन कर ली हो। वो तो तुमको सिर्फ यूज कर रही है मूर्ख कहीं के, वो सिर्फ तुमको अपने अम्यूजमेंट के लिए यूज कर रही है। लेकिन तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो सांसन को उठाकर वहां से लेकर चली गई होती है, भाग गई होती है, जिससे सांसन भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वहीं पर इंग्लिश उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तुमको चोट वोट तो नहीं लग गया है ना। सांसन काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और चैंग का दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी वो उसको नीचे उतार देती है और उसके हाथ पर किस करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर सेफ रहोगी, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये बोलकर वो क्रेजी शक्ल बनाकर गर्दन में इशारा करते हुए कहती है कि उस कमीने को मारने में जो कि तुमको डिफाइल कर दिया है। ये बोलकर वो उसी तरह से गुस्से में उसको पीटने चला जाता है।
जिससे सांसन काफी ज्यादा स्टंट रह जाती है, मगर फिर चिल्लाते हुए उसको रोकने जाती है, मगर उसको चिल्लाने से, उसको रोकने देने से पहले शीन उसको पकड़कर रोक देती है और अपने तरफ लाकर कहती है कि इस तरह के वक्त में इंटरफेयर ना ही करना सबसे ज़्यादा वाइज चॉइस होता है। लड़कों की बात करें तो वो लोग अपने लाइफ टाइम में अपने ऑनर के लिए एक बार तो फाइट करना उनका बनता ही है। उस तरह के समय में कोई भी उनको रोक नहीं सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिर्फ बैठकर शो का मजे ले सकते हैं। वहीं पर इंग्सी जाती है और बहुत ही पावरफुल अटैक से उस पर हमला कर देती है, जिससे चैंग किसी तरह से बचते हुए कहता है, कमीने क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? इंग्सी कहते बिल्कुल नहीं, मेरा अटैक तुमको पूरे 3 दिन तक हीट में डाल देगा, जिससे तुम्हारा फेट तो डेथ से भी वर्स हो जाएगा। चैंग किसी तरह से उसका पकड़ से निकलते हुए कहता है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया है? वो तो सिर्फ एक सुकुबोस है, जरूर वो सिर्फ मजाक कर रही होगी या फिर कुछ और तो लफड़ा नहीं ना है। तभी शीन कहती है, ओह तो फाइनली तुम नोटिस कर ही लिए। ये सुनकर चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि जरूर तुम ही इसके साथ कुछ कर दी हो ना। शीन बताती है कि हाँ, आर्मर ऑफ प्योर लव, इस आइटम को वही लोग इक्विप कर सकते हैं जो लोग प्योर लव के पावर को पोजेस करते हैं। ये आइटम अपने यूज करने वाले यूजर का पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये मेरा कलेक्शन का प्रीटी रेयर आइटम है जो कि मैं उसको दे दी हूँ। चैंग अब और चिल्लाते हुए कहता है कि उसका जैसा आखिर वो स्किम्पी कपड़ा कैसा प्योर हो सकता है? तुम तो इस तरह का कॉस्प्ले तब करते हो जब समझ जाओ। मैं ये विश्वास करने के लिए तैयार हूँ कि सुअर हवा में उड़ सकता है, इसके बजाय कि ये बंदा प्योर लव के लिए कैपेबल है। मुझे लगता है कि इस बंदे को हॉर्नीनेस को तुम प्योर समझ रही हो। वहीं पर इंग्सी कहती है, ओ तो तुम काफ़ी ज़्यादा सैलो निकले। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मेरा ट्रेमेंडस लव को समझ सकता है। मैं तो इस दुनिया के सभी लड़कियों के प्रति में प्योर लव रखता हूँ। जो सुनकर चैंग का मुंह ही बंद हो जाता है और वो फिर कहता है, अब मुझे बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं लग रहा है। तब शीन काफ़ी ज़्यादा प्राउड होते हुए कहते हैं, मेरे चुने हुए बंदे से मुझे बिल्कुल यही उम्मीद था। वहीं पर इंग्स से चिल्लाते हुए कहते हैं, फालतू का बकवास करना बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आकर उससे पूछती है कि ब्रेव बॉय, क्या तुमको पावर चाहिए? अगर तुम पावर चाहते हो तो मैं तुमको पावर दे सकती हूँ। शीन थोड़े से गुस्से में उसको देखकर कहते कि मेरा प्लान में टांग अड़ाना बंद कब करोगी तुम? वहीं पर सुपरवाइजर उसको पावर रेंजर का इक्विपमेंट देते हुए कहती है, ये लो बच्चे, इसका नाम एनटीआर ड्राइव है। इसको सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके पास में एनटीआर का पावर होता है। इसका यूज करके तुम प्योर लव वाले वॉरियर को जाकर हरा सकते हो। अब शीन चिल्लाते हुए कहने लगे होते कि ओए चश्मिश कहीं के, मैं तुमको इसमें टांग नहीं अड़ाने के लिए कही थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी से यहाँ से निकाल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। सुपरवाइजर कहते, रिलैक्स हो जाओ यार, मैं इसमें इंटरवेन नहीं करने वाली हूँ। मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे गेम को थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर और इंग्लिशी का वैसा हालत को देखकर शीन उससे कहती है कि उम्मीद मत खोना, उम्मीद बिल्कुल भी मत खोना, मैं तुमको कवर कर रही हूँ। वहीं पर चैंग उससे पूछते है कि तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? सुपरवाइजर कहते, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारी साइड में हूँ। चैंग उसके बात को मानकर उस इक्विपमेंट को एक्टिवेट करते हुए कहता, तो ठीक है चलो देखते हैं कि आखिर ये कितना पावरफुल है। ये बोलकर वो उसको यूज करके खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जो कि सभी लोग काफी ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं। और जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो सुपरवाइजर कहती है कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे सामने आ गया है एनटीआर वॉरियर, जिसके पास में एनटीआर का वॉरियर है। और ये मगर वहीं पर उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही चैंग अपने आप को चड्डी और मास्क वाला सुपर हीरो बना देखकर उस पर चिल्लाने लगा होता है कि अभी ये सब क्या नाटक है? जरूर तुम सिर्फ यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आई हो। सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यही तो असली डील है। ठीक है, अब इसी के साथ मेरा काम यहीं पर खत्म होता है। जाओ जाकर लड़ो मेरे शेर और जाकर उसको दिखा दो कि तुम चूहे नहीं हो। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही इंग्सी उसको एक लात मारकर फेंकते हुए कहती है कि ये जरूर किसी तरह का कोई गंदा मजाक ही होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उसका जैसा रिडिकुलस ड्रेस पहनकर कोई मुझसे फाइट कर सके। अपने आप को पीटता देखकर चैंग कहता है कि देखिए ये बिल्कुल भी काम का है ही नहीं, मैं तो पीट रहा हूँ यहाँ पे। सुपरवाइजर थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए कहती है, काफी अजीब बात है, उसको काम तो करना चाहिए था ना। ओह अब समझ में आया, जरूर पावर लेवल का इशू हो रहा होगा, तुम इनफ एन पावर का यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए जल्दी से यूज करो। चैंग चिल्लाते हुए कहता है, कब ये क्या नौटंकी है? सुपरवाइजर कहते हैं कि जल्दी से करो, तुम्हें जल्दी से एनटीआर के पावर को गैदर करके इसका असली फॉर्म को एक्टिवेट करना होगा। चैंग पूछता, तो अब मैं ये कैसे करूँ? ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए सोचता है कि मुझे सोचना होगा, ये करो या फिर मरो के सिचुएशन में मैं पहुंच गया हूँ। एनटीआर एनटीआर एनटीआर, अरे हाँ। वहीं पर इंग्सी उस पर अटैक करते हुए कहती है, अब बस बहुत हुआ,
लेकिन तभी वो ये देखकर थोड़ी सा कंफ्यूज होने लगती है कि उसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है। वहीं पर चैंग को दिखाते हैं जो कि अब सुपर सैयन बनने लगता है और उससे कहता है तो ये ऐसे काम करता है। वेल अब मुझे समझ में आ गया है। वहीं पर उसको सुपर सैयन बनते देखकर इंग्सी काफी ज्यादा डरते हुए कहने लगती है कि अब ये क्या नाटक है। वहीं पर वो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रहे होते हैं ये तो और ज्यादा मजेदार हो रहा है। सुपरवाइजर कहती है इतना ज्यादा पावर को चैनलाइज कर लिया है। उसका पावर तो यूजर पर डिपेंड करता है कि उसको कितना नॉलेज और एक्सपीरियंस है, और देखकर लग रहा है कि इस बंदे के पास में काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। शीन कहती है लगता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही इंटीरियर का पढ़ाई कर रहा है। एक सेकंड, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वहीं पर सांसन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है कि ये क्या हुआ, तुम लोग क्या बातें कर रही हो, आखिर हो क्या रहा है, ये इंटीरियर क्या है। दूसरी तरफ में हमारे इंक से भी नहीं डरता है और वो भी अपना पावर दिखाते हुए कहता है कि जितना शो ऑफ करना है उतना शो ऑफ कर लो। ये तुम्हारा सभी का सभी नौटंकी लाइट शो मुझे नहीं डरा सकता है। प्योर लव के पावर को चैलेंज करने को तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है। वो देखकर शीन कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि वो एक ही बार में इतना सारा प्योर लव के पावर को चैनल कर लेगी। ये बंदा तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहा है। सुपरवाइजर भी कहते हैं इनक्रेडिबल, वो दोनों तो अपना पावर एकदम मैक्सिमम तक पहुंचा दिए हैं। वेल लगता है कि कोई क्लियर विनर नहीं होने वाला है। उनकी बातें सुनकर सांसन अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहती है कि आखिर ये तुम दोनों क्या बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो समझाओ। लेकिन वहीं पर उस बेचारे को कोई कुछ भी नहीं समझाता है और तो दूसरी तरफ में उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। वेल देखकर फाइट का और सर्कस का जोकर ज्यादा लग रहे थे। जो भी हो मान लो कि वो दोनों फाइट कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि सच में ही फाइट कर रहे हैं। उन्हें फाइट करता देखकर सांसन कहने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई बंद करो, अगर किसी को पीटना है तो मुझे आकर पीटो। लेकिन कोई भी उसके बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो दोनों अपना लात और जूता जारी रखते हैं। जो देखकर वो तीनों एक के ऊपर एक आकर कहती है कि लगता है कि प्योर लव वाला वॉरियर हारने वाला है। नहीं नहीं नहीं, लग रहा है कि वो दोनों इक्वली मैच हो रहे हैं। कहीं इसका मतलब चैंग अभी भी होल्ड बैक तो नहीं कर रहा है ना। एक सेकंड, अभी भी क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। शीन थोड़े से कंफ्यूज होते हुए चैंग को देखते हुए कहती है कि वो बंदा तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मगर तभी वो दोनों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि चैंग प्योर लव और इंटीरियर दोनों के पावर को सेम टाइम पर यूज कर पा रहा होता है। वहीं पर सांसन अब छटपटाते हुए कहने लगी होती है कि क्या हो रहा है, कोई तो मुझे एक्सप्लेन करो। वो दोनों कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि उसको दोनों कैटेगरी का वर्क पसंद है। दूसरी तरफ में इंग्सी को दिखाते हैं जिसका की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो अविश्वास से कह रही होती है कि इम्पॉसिबल, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे सकती हूँ। वहीं पर चैंग काफी ज्यादा स्मग होते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा नाइव निकली इंग्सी, मेरा पावर लेवल तुमसे कहीं ज्यादा हाई है। चलो अब मैं तुमको अपना असली पावर दिखाता हूँ। ये बोलकर वो एक पहाड़ पर चढ़कर सभी पावर को इकट्ठा करने लगता है, जो देखकर सभी का सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रह जाते हैं। वहीं पर चैंग कहता है कि इस दुनिया के सभी लोग जो कि मेरी तरह सेम टेस्ट को शेयर करते हैं, अपने एनर्जी को मुझे लेंड कर दो। जो देखकर कुछ ऑडियंस थोड़े से अजीब फील करते हैं, कुछ कहते हैं ये कौन सा स्टूपिड मानवा में पढ़ रहा हूँ वगैरह वगैरह करने लगते हैं और सभी लोग अपना पावर उसको भेज देते हैं। चैंग उन सभी पावर को जमा करते हुए एक बहुत ही बड़ा बॉल जैसा कुछ बनाने लगता है, जो देखकर सांसन वैसे ही कंफ्यूज होते हुए कहती है शायद ऐसा चीज में एक बार टीवी शो में देखी थी एक बार। मगर वहीं पर हमारा चैंग इतना ज्यादा हल्ला चिल्ला ताम झाम एनर्जी और अपना पावर दिखाने के बाद में क्या बनाता है, जानते हो क्या बनाता है? वो बनाता है सिट बनाता है, और वो भी पिंक कलर का स्माइलिंग पू बनाता है। जो देखकर सांसन कुछ और कहने वाली होती है कि वो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्लाने लगी होती है कि अभी ये क्या नाटक है। चैंग कहता है कि ये फोन ये जो तुम सोच रही हो ये है ड्रिल बिट। ये बोलकर वो उसको बहुत ही स्पीड में घुमाने लगता है। जो देखकर सांसन चिल्लाते हुए कहते तो ठीक है ये ड्रिल बिट सिट फिट जो भी हो, लेकिन ये करता क्या है। चैंग सीरियस होकर कहता है कुछ मत पूछो। ये बोलकर वो इंग्लिश से फिर अटैक करते हुए कहते हैं कि तैयार हो जाओ रोमांस को टेस्ट करने के लिए। वो देखकर इंग्सी काफी ज्यादा पैनिक करते हुए चिल्लाने लगा होता है कि मैं ऐसे रोमांस को टेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसको मुझसे दूर रखो करो, नहीं नहीं मैं। वो चिल्लाते ही रह जाता है मगर उसका कोई फायदा नहीं होता है और वो उससे पिट जाता है। जिस शो को वो दोनों बड़े चाव से मजे से देख लेते हैं और तभी उसका अटैक से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट में इंग्सी का नामो निशान मिट जाता है और सिर्फ उसका सींग का एक टुकड़ा ही बचता है। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में सांसन अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने में शीन का ओरिजिनल बड़ा वाला अपीयरेंस को देखकर शॉक्ड होते हुए सोचने लगती है कि अभी ये कौन है।
सांसन काफी ज्यादा शॉक्ड होकर जल्दी से उससे दूर भागकर पूछने लगती है कि तुम कौन हो। वो पूछकर वो उसको अच्छी तरह से देखते हुए सोचती है कि काफी खूबसूरत है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इसको मैं पहले कभी देखी थी। हाँ याद आ गया, ये तो वही लड़की जो कि चैंग के साथ उस फोटो में थी। वहीं पर वो कहते हैं कि अभी तक याद नहीं आया है, ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम सही गेस कर लेती हो तो मैं तुमको एक रिवॉर्ड दूंगी। ये बोलकर वो जैसे ही खड़े होने ही वाली होती है कि तभी अचानक वो दर्द से चीखने लगती है कि मेरा पूरा का पूरा बॉडी नम हो गया है, अब तो मेरा लेग में भी क्रैम्प आ गया है। वो चिल्ला ही रही होती है कि तभी सांसन उसके पैर में पोक कर देती है, जिससे अब वो और भयानक चीख निकालने लगती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। तभी सांसन कहते कि तुम शिंजे हो ना। अचानक ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है और सांसन उसको सूंघते हुए कहती है अब तो मैं श्योर हो गई हूँ कि तुम वही हो। शिन उससे कहती है कि तुम डॉग कब से बन गई। ये बोलकर वो थोड़ी सी निराश होते हुए कहती है कि तुम तो काफ़ी फास्ट निकली, मुझे तो लगा था कि हमारा गेम थोड़ा और देरी तक चल सकता है। वहीं पर सांसन उसको देखकर सोच रही होती है कि इसका साइज बड़ा हो गया है। ये बोलकर वो उसका चेस्ट एरिया को देखकर सोचती है कि वेल सब कुछ तो बड़ा नहीं हुआ है। वहीं पर अपने आप को वैसे घूरते देखकर शीन उससे कहती है कि तुमको जरूर रूट सोच रही होगी ना। सांसन तुरंत कहती है कि माफ़ कर देना। ये बोलकर वो अपना चेस्ट एरिया को देखते हुए सोचती है तो इसलिए इसका ड्रेस मुझे इतना अच्छी तरह से फिट हो गया था। उसको वो सब करते देखकर शीन अब गुस्से में उसको देखने लगती है, जिससे सांसन डरते हुए कहने लगती है कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रही है। ये बोलकर वो पूछती है कि आप अचानक बड़ी कैसे हो गई। शीन कहती है कि ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा असली रूप है। ये सुनकर सांसन थोड़ी सा कंफ्यूज होकर उसको देखते ही रह जाती है, मगर फिर कुछ रियलाइज करके थोड़ी सी शॉक्ड होकर चिल्लाने लगती है कि अरे हाँ मुझे याद आ रहा है, कुछ देर पहले इंगशिप पता नहीं कहाँ से अचानक आ गया था और चैंग से फाइट करने लगा था और फिर सुपरवाइजर सीन के साथ आई थी और फिर बला 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 आइलैंड एक्सप्लोड हो गया था और फिर उसके बाद क्या हुआ था। अरे हाँ अभी मैं कहाँ पर हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं गई हूँ ना, या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना, अगर हाँ तो मैं अपने सपने में तुमको बड़ा होते हुए क्यों देख रही हूँ। ये सब कुछ बताते बताते उसका फ्यूज उड़ जाता है। शीन कहती है कि तुम तो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, शांत हो जाओ, हम लोग अभी तक उसी आइलैंड पर है, और अगर बात करें अभी अभी क्या हुआ तो वो सब सिर्फ एक सपना था। सांसन थोड़ी सी सरप्राइज रह जाती है कि क्या सपना था। शीन उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जरा उधर तो देखो। उधर में वो दोनों सपने में वो दोनों अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर शीन उसको बताती है कि ये बिल्कुल सुकुबूस का सपना को मैनिपुलेट करने का जैसे ही एबिलिटी है, मैं बस इसको थोड़ा सा ट्विक करके तुम सभी लोगों को सपना को ज्वाइन करवा दी थी, बिल्कुल किसी मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम की तरह था। वेल इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मजा आया था ना। सभी डीमन ये नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हाई रैंकिंग डीमन ही ऐसा एबिलिटी को पोजेस करते हैं। सांसन अब थोड़े से चैन की सांसें लेते हुए कहती है ओह तो वो सब सपना था, वो सपना तो काफ़ी ज़्यादा चाओटिक था। लेकिन तभी उसको चैंग को ज़बरदस्ती किस करने वाली बात याद आ जाती है, जिसको याद करके वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस रह जाती है और पैनिक करते हुए कहने लगी होती है कि तो तुम बोल रहे हो वो सब सपना था ना, तो आखिर सपना का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, सपना शुरू कहाँ से हुआ था। शीन उसको टीजिंग स्माइल देते हुए कहती है ओ माय तुम काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही हो, कहीं कुछ एम्बैरसिंग चीज़ तो तुम नहीं कर दी हो ना। सांसन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए कहने लगी होती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं पर शीन उसको और टीच करते ही रहती है, जिससे उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल हो रहा होता है। तभी वो सुपरवाइजर को आसपास ना देखकर सोचती है कि वो कहाँ चली गई। वहीं पर सुपरवाइजर को दिखाते हैं जो कि वही वाला कमरे में जाकर उसके एल्बम को देखने वाली होती है, और वो सिर्फ वहीं पर कट हो जाती है। और अब फिर से उन सभी लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर सांसन चैंग को उठाते हुए कह रही होती है कि ये उठ क्यों नहीं रहा है। शीन कहते हैं कि 2-3 मिनट उसको वैसे ही छोड़ दो, वो अपने आप ही जाग जाएगा। तभी सांसन कुछ देर तक सोचती है और फिर पूछ लेती है कि उसका पंख क्यों नहीं है। फिर कहती है कि माफ़ करना है कि दूसरों का सीक्रेट के बारे में उनके पीठ पीछे जानना बैड मैनर्स है, लेकिन जब से मैं उसका स्कार्स को देखी हूँ ये मेरे मन से निकल ही नहीं रहा है, आखिर ये हुआ कैसा था, और कहीं इसी इंसिडेंट के कारण तो वो दूसरे पर भरोसा करना बंद तो नहीं कर दिया है ना। मैं जानना चाहती हूँ। मैं डायरेक्टली उससे पूछना चाहती तो थी, लेकिन मुझे पूछने का कभी सही वक्त ही नहीं मिला और मेरे पास हिम्मत भी नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन इसके बारे में सोचने से मेरे दिल में एक अजीब तरह का दर्द होने लगता है। वहीं पर शीन कहती है तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं बताया है, हालांकि वो सिगरेट कुछ बहुत ही बड़ा डील तो है नहीं, तो बोलो क्या तुम सच में जानना चाहती हो। सांसन कहते हाँ मैं जानना चाहती हूँ।
वहीं पर सुपरवाइजर उस एल्बम को पूरा खोलकर देखने लगती है और दूसरी तरफ में शीन उससे कहती है कि मैं ही अपने इन्हीं हाथों से उसके पंख को नोची हूँ। जो सुनकर सांसन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वैसे ही हैरानी में पूछती है कि आखिर आपका मतलब क्या है। शीन का कुछ बताने से पहले ही उसका गले का कॉलर बीप बीप का आवाज करने लगता है, जिसका मतलब ये है कि सुपरवाइजर फिर से उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर दी है, जिससे उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वह फिर से श्रिंक होकर छोटी हो जाती है। तभी वो सांसन से कहती है कि देखो तुरंत कंक्लूजन पर मत पहुंच जाओ, मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम दो। और हाँ, जो फॉर्म तुम अभी देखी थी ना, वो अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, जिसको कि मैं सिर्फ 3 ही मिनट तक ही मेंटेन करके रख सकती हूँ। सांसन पूछते लेकिन क्यों? शीन यहाँ पर अब उसको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देती है कि देखो, मेरा असली आइडेंटिटी एक्चुअली मैं एक सीक्रेट आइडेंटिटी है। मैं एक डिटेक्टिव हूँ जो कि सीक्रेट मिशन पर निकली हूँ। थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं एंजल और डीमन के बीच में होने वाला सैडी डील्स और इलीगल डील का सबूत को जमा कर रही थी। मगर जिस दिन मैं उनका पीछा कर रही थी और उनको रंगे हाथों पकड़ने ही वाली थी कि उसी वक्त उसका एक साथी मुझ पर स्नीक अटैक कर दिया था। वो लोग मुझे ड्रग करके बेहोश कर दिए थे और ब्ला 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 ब्ला, और जब मैं होश में आई थी तब मेरा बॉडी श्रिंक हो गया था। इसलिए मैं अपना आइडेंटिटी को छुपाकर उसको ढूंढ रही हूँ जो कि मेरा ऐसा हालत कर दिया है। उसको ढूंढकर मैं वापस अपने असली रूप में आना चाहती हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगी होती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, तुम तो बिल्कुल किसी एनिमे का प्रोटैगनिस्ट जैसा लग रही हो। वहीं पर उसकी बातें सुनकर शीन खुद ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि सच में यकीन कर लेगी। तभी सांसन उससे पूछती है तो उसका पंख के बारे में तुम क्यों कुछ बता रही थी ना। शीन ऐसा नाटक करना स्टार्ट कर देती है जैसे कि वो उसके बारे में कभी कुछ बोली ही नहीं हो। वो सांसन को पूरी तरह से उसका पंख वाला बात को भुलवाने के लिए लगे हाथों उन दोनों को वैसे इधर से उधर उठाकर पटक कर बेहोश में से होश में लाने लगती है। वहीं पर सुपरवाइजर को दिखाते हैं जो कि उसका डायरी या फिर फोटो एल्बम को जो भी देख रही थी, उसके लास्ट में शीन एक नोट छोड़कर गई होती है जिसमें लिखा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रही हो, माफ करना यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा जाल में फंसकर तुमको कैसा लग रहा है। ये सब लिखने के बाद में वो अपना मुंह घिसाते हुए वो एक फोटो भी बनाई होती है, जो देखकर सुपरवाइजर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो वापस निकल कर आने लगती है। तभी उसको रास्ते में वही बेचारा भालू पानी में बेहोश दिखाई दे जाता है। अब इसी के साथ में उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों होश में आकर डिप्रेस बैठकर बोल रहे होते हैं कि मुझे एक बहुत घटिया नाइटमेयर आया था, लेकिन मुझे उसका पूरा डिटेल याद ही नहीं है। वहीं पर उनको वैसा देखकर शीन चिल्लाते हुए कहते हैं चलो आप रोना धोना बंद करो और जल्दी से खाना बनाओ, मेरे पेट में चूहे भांगड़ा कर रहे हैं। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आकर कहती है कि तुम जो मसाला लाने के लिए बोली थे वो ये रहा, और हाँ रास्ते में मुझे ये भालू पड़ा हुआ मिला, देख कर बताओ कि क्या ये खाने लायक तो है ना। उसको देखकर शीन काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और जल्दी से जाकर अपने पेट को अच्छी तरह से देख कर रोने लगी होती है। अगर किस कमीने ने तुम्हारा ये हालत कर दिया, जल्दी से उठ जाओ, कुछ तो कहो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी। ये सब रोना धोना नाटक करने के बाद में वो सबसे कहती है वेल लगता है कि ये भालू टपक गया है, इसलिए चलो आज डिनर में इसी को खाते हैं। ये सुनते ही वो भालू तुरंत उठ जाता है। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग काफी ज्यादा गुस्से में खाना बना रहा होता है, जिसका स्मेल से शीन काफी ज्यादा खुश होते हुए पूछती है कि क्या खाना तैयार हो गया। चैंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो तुम, समझी, अगर इतना ही फ्री टाइम है तो आकर हेल्प क्यों नहीं करती हो। और वो लगे हाथों इंग्लिश पर भी चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से और प्लेट तुम लेकर क्यों नहीं आती हो। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में वो खाना बनाकर फाइनली अब ब्रेक लेने ही वाला होता है कि तभी सांसन उसको एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दे देती है। चैंग उससे पूछते है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी। वो बताती है कि मैं नहाने गई थी। बाय द वे तुम भी हमारे साथ बारबेक्यू पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो। चैंग कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगी है। ये बोलने के बाद में वो उन दोनों के बीच में एकदम शांति छा जाती है, एकदम ऑकवर्ड शांति हो जाती है और दोनों में से कोई कुछ बोलता ही नहीं है, जिससे चैंग अपने मन में सोचने लगा होता है कि अगर तुमको भूख लगे तो जाकर खाओ ना, तुम मेरा सर क्यों खाने आ गई हो, यहाँ पर चुपचाप तुम क्यों बैठी हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है। और अगर उस सपने की बात करें तो मुझे ज़्यादा कुछ डिटेल अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छे से याद है, मैं ये कभी भूल ही नहीं सकता हूँ कि ये इडियट कैसा मुझे पटक पटक कर किसकी थी। ये सोचते सोचते उसकी नज़र उसके होठों पर चली जाती है, जिससे वो थोड़ा सा नर्वस और पैनिक करते हुए सोचने लगा होता है कि वो सपना था, वो सपना था, वो जरूर सपना ही था ना, लेकिन मुझे ये क्यों याद नहीं आ रहा है कि आखिर ये किस मोमेंट में सपना स्टार्ट हुआ था। डैम इट, मुझे जल्दी से मेरे माइंड को शांत करना होगा। तभी सांसन थोड़ी सी हिम्मत करके पूछ लेती है कि तुमको सब कुछ याद है ना।
ये सुनकर उसका मुंह से सारा का सारा कोल्ड ड्रिंक फेंका जाता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा लाल होकर पैनिक और नर्वस होते हुए सोचने लगे होते हैं। तो इसका मतलब वो सपना नहीं था। वो दोनों जल्दी से दूसरी तरफ अपना अपना मुंह कर लेते हैं। तभी सांसन फिर से काफी ज्यादा हिम्मत करके उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है कि मेरा मतलब है कि वो काउंट होता है ना। अचानक ये सुनकर और उसको अपने उतने करीब देखकर उसका शरीर में तो बिजली ही दौड़ने लगती है। वहीं पर सांसन वैसे ही नर्वस, पैनिक और एम्बैरस होते हुए कहती है कि हालांकि वो एक गलत फहमी थी, लेकिन फिर भी हमारा वो किस काउंट होता है ना, जो भी हो, सिर्फ तुम समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी मैं आखिर में कैसे कहूँ, मेरा मतलब है कि अगर ये नहीं तो ये बोलकर वो सिर में से अपना मुंह छुपाते हुए कहती है कि मेरा किस करना तो पूरा बेकार चला गया ना। चैंग कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वो अपना चेहरा फिर से ऊपर करते हुए कहती है कि फिर भी एक अकाउंट होता है ना। चैंग डर के हमारे अपना मुंह बंद करने लगा होता है कि कहीं ये गति फिर से मुझे किस तो नहीं करने वाली है ना। और फिर कुछ सोचते शर्माते हुए कहता है कि हाँ वो काउंट होता है, जिससे सांसन काफी ज्यादा खुशी से एकदम काफी ज्यादा चमकने लगती है। वहीं पर चैंग सोचता है कि मैं तो इसको अपने सर पर चढ़ाते ही जा रहा हूँ, कहीं ये मेरे सर पर नाचना शुरू ना कर दे। तभी सांसन मैटर ऑफ फैक्ट वाला शक्ल बनाकर कहती है तो ठीक है, अब तुम माफी मांगना शुरू कर सकती हो। ग्रुप असाइनमेंट से लेकर अभी तक जो कुछ भी तुम बोले हो, जितना भी मुझे परेशान किए हो, उन्हें सबके लिए माफी मांगो अभी के अभी। जिससे चैंग काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि क्या आखिर ये किस तरह का नॉनसेंस है, आखिर तुमको उतना पुराना चीज कैसे याद रह सकता है। सांसन उसी एक्सप्रेशन के साथ कहती है ये बहुत दिनों की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 दिन 16 घंटे 18 मिनट और 1 सेकंड की बात है। चैंग और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा क्रेजी निकली। तुम्हारा अगर किसी से के साथ में झगड़ा हो जाता है तो तुम तो जरूर अगले जन्म तक याद रखने वाली लड़की हो। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। सांसन अभी भी वैसे ही एक्सप्रेशन के साथ कहती है हाँ मैं ऐसी ही पर्सन हूँ, चलो फालतू का बकवास करना बंद करो और माफी मांगना शुरू करो। चैंग और चिल्लाते हुए कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो माफी मांगने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, और वैसे भी तुम ही वो थी जो कि सबसे पहले परेशानी खड़ा करना शुरू की थी। सांसन दूसरी तरफ मुड़कर कहती है कि मुझे तो एक डीमन के प्रोमिस पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। जो सुनकर चैंग और चिल्लाते हुए कहता है कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझी, इसका हमारा अरेंजमेंट और एग्रीमेंट से कुछ भी लेना देना है ही नहीं। सांसन फिर से वैसे एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि अपना गलती मानना विश्वास को मजबूत करने के लिए काफी अच्छा होता है। चैंग चिल्लाते हुए कहता है तो ये तो तुम पर भी लागू होता है ना। अगर तुम मुझे माफी मंगवाना चाहती हो तो पहले तुम्हें भी मुझसे माफी मांगना होगा। अभी तक का सभी परेशानियों के लिए चलो अब माफी मांगना शुरू कर दो। सांसन कहते ठीक है। ये बोलकर वो गहरी सांस लेने लगती है, जिससे चैंग थोड़ा सा डर जाता है और अपने पूरे डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाता है। मगर वहीं पर सांसन सभी चीजों के लिए एक एक करके उससे माफी मांगने लगती है, जिससे चैंग थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता, चौंक जाता, सोचता है कि ये क्या हो रहा है, इसको कोई जंगली बिल्ली तो नहीं काट लिया है ना। अचानक ये इतना ज्यादा ऑनेस्ट कैसे वो क्यों होने लगी है, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं पर सांसन फिर से वैसे ही एक्सप्रेशन बनाकर कहते ठीक है मेरा हो गया, अब तुम्हारी बारी है। चैंग फिर से चिल्लाते हुए कहता है क्या करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन को एक किताब के पन्ने के पलटने से भी जल्दी तुम कैसे बदल सकती हो। सांसन कह देगा फालतू के बातों पर वक्त बर्बाद करना बंद करो और चुपचाप माफी मांगो। इसलिए अब कोई चारा ना होने का कारण वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करते हुए बहुत ही धीरे से कहता है माफ कर दो। जो सुनकर अब वो थोड़ी सी गुस्से में कहते कि ये क्या था। चैंग फिर से चिल्लाते हुए कहता तुम काफी ज्यादा अनोइंग हो, ये पहली बार है कि मैं इतना कुछ बेवकूफ़ी भरा चीज करने वाला हूँ, इसलिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, समझी तुम। सांसन कहती है एटलीस्ट थोड़ा सा जोर से बोलो और फीलिंग भी तो डालो शब्दों में अपने। चैंग और चिल्लाते हुए कहता है कि निट फिकिंग करना बंद करो, चुपचाप माफी स्वीकार करो, नहीं तो निकलो यहाँ से, समझी। चिल्लाने के बाद मैं वो फिर से काफी ज्यादा शर्मिंदा फील करते हुए कहता है माफ करना कि मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और मैं गुस्से में बहुत कुछ ऐसा वैसा चीजें बोल दिया था। क्या अब तुम खुश हो ना। सांसन कहते हैं हाँ अब तुम ठीक से बोले हो। वहीं पर चैंग कहना जारी रखता है कि एक्चुअली मैं हमेशा से अकेले ही रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि दूसरों के साथ गेट अलोंग कैसे होते हैं। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं हूँ। हालांकि मैं तुमको प्रॉमिस कर दिया हूँ, मगर फिर भी नहीं पता कि मुझे कैसे क्या करना होगा। उसकी सभी बातों को वो एकदम मन लगाकर अपने गाल पर हाथ रखकर सुन रही होती है और पूछती है ओ तो और बताओ। जो देखकर चैंग चिल्लाने लगा हुआ था क्या तुम मेरे यहाँ पर मजाक उड़ा रही हो। सांसन उसी तरह से खुश होते हुए कहते बिल्कुल भी नहीं, दरअसल ये पहली बार है कि मैं तुमको अपने बारे में बातें करते हुए सुन रही हूँ, तो ये थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। एनीवे मुझे माइंड मत करो और तुम बोलना जारी रखो, चलो बोलो। चैंग चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे स्टूपिड चीजें दोबारा नहीं करूंगा।
तभी सांसन उसका हाथ पकड़ते हुए कहते ठीक है, ज़्यादा चिंता मत करो, ये तुम्हारी पहली बार है ना, इसलिए कोई भी तुमसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं कर रहा है। इसको आराम से अपने रफ्तार के हिसाब से आगे बढ़ाते रहना। और हाँ, अगर अगली बार तुमको अपना थॉट शेयर करने का मन करे तो मेरे पास ज़रूर आ जाना, मैं पूरे दिल लगाकर तुम्हारी सभी बातों को सुनूंगी। अगर तुम थोड़े से मुश्किल वक्त से गुजर रहे होगे तो तुम मेरे कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग का एक्सप्रेशन तो देखने लायक होता है। उसका एक्सप्रेशन को देखकर वो थोड़ी सी डरते हुए कहती है कि चौंकते हुए कहती है कि ये क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग लुक क्यों दे रहे हो। भरोसा रखो, कभी कभी तो लोग भी मुझ पर बहुत अच्छी तरह से डिपेंड हो सकते हैं। वहीं पर उन दोनों का परफॉर्मेंस को वो दोनों एकदम मजे के साथ देख रहे होते हैं। उसको वैसा स्माइल करते देखकर सुपरवाइजर पूछती है कि तुम्हारा चेहरा का वैसा स्माइल का मतलब क्या है। शीन कहती है कि मैं कैसे बताऊं, मुझे बस दूसरे लोगों को आधा डिटेल देकर उनको काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होता देखकर मज़ा आता है। उनको आगे का बात गेस करते देखकर कि बिना आधा सच जाने वो लोग क्या क्या सोचते हैं। क्यों, तुमको नहीं लगता है क्या? सुपरवाइजर कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसे तुम किसकी बात कर रही थी। शीन काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ कहती है कि तुम मेरे प्लान के बारे में क्या सोचती हो। ये बोलकर वो अपना नाक लंबा करते हुए कहती है कि तुमको अब तो ये एडमिट करना ही होगा कि हमारा एबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं 3 दिन में वो अचीव कर ली जो कि तुम 3 महीने से कर ही नहीं पाई थी। क्यों, मज़ेदार है ना। अब तो तुमको पता चल ही गया होगा कि मेरा इतना सारे एनीमे देखना बर्बाद नहीं किया। अब से तुमको मुझे रिस्पेक्ट शो करना ही होगा और मुझे लव सेंस से कहना पड़ेगा। सुपरवाइजर कहती है कि जितना फेंकना है उतना फेंक लो। तभी शीन उससे कहती है कि कहीं तुम किसी ऐसे वैसे रूम में तो नहीं चली गई ना जहाँ तुमको नहीं जाना चाहिए था, और कुछ ऐसा वैसा देख और पढ़े तो नहीं ली ना जो कि तुमको नहीं पढ़ना चाहिए था। ये अच्छी बात नहीं है, तुमको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर सुपरवाइजर उसका दोनों गालों को पकड़कर खींचने लगती है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। तभी सुपरवाइजर गुस्से में कहती है कि तुमको कुछ पता नहीं था, लेकिन तुम फिर भी अपने जाल में मुझे फंसाकर सब कुछ जान ली हो। तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्लाई निकली डीमन कहीं की। शीन मुस्कुराते हुए कहती है, वेल, कॉम्प्लीमेंट के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये बोलकर वो नॉर्मल होकर कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या प्लानिंग कर रही हो, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे मैचिनेशन के कारण मेरा भाई खतरे में आ जाता है तो मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी बातें सुनकर सुपरवाइजर थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और फिर कहती है, ऑफ कोर्स, अगर हम लोग रिस्क की बात कर ही रहे हैं तो मेरे लिए भी सेम ही रिस्क है। जब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शीन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लानिंग कर रही हो, और शायद तुमको ये नहीं पता होगा कि तुम्हारे साथ गेट अलोंग होने में मुझे कितना सारा पापड़ बेलना पड़ रहा है। सुपरवाइजर कहती है कि अगर तुम अपने भाई से उतना ही ज़्यादा प्यार करती हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देती हो, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना भी सीखो तुम। शीन इरिटेट होते हुए कहती है कि अपने काम से काम रखो, और वैसे भी मैं इतने एम्बैरेसिंग चीज़ नहीं बोल सकती हूँ। ये बोलकर वो चैंग को देखते हुए कहती है, और सिर्फ इसी तरीके से हम दोनों गेट अलोंग हो सकते हैं, और शायद अब मैं क्वालिफाई भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो अचानक अपने असली साइज में और अपना सींग निकालकर उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है, वैसे भी मैं जो करती हूँ वो तुम्हारे कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं। तुम एक थैंकलेस जॉब कर रही हो जिसके बारे में तुम किसी को बता भी नहीं सकती हो, और अगर तुम इसमें सक्सेस हो भी जाती हो तो फिर तुमको कुछ फ़ायदा होने वाला तो है नहीं। कितनी दुख भरी बात है। अगर एक दिन तुमको लगेगा कि तुम इसको और सह नहीं सकती हो तो तुम मेरे पास रोने आ सकती हो, और मैं तुमको थोड़ा बहुत कंफर्ट भी ज़रूर दे दूँगी, क्योंकि मैं हूँ ही इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड विमेन। मगर तभी सुपरवाइजर अचानक उसका मुंह को पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहने लगती है कि अपने मर्जी से अपना साइज को चेंज करना फॉरबिडन है, तुमको पता है ना, इसलिए जल्दी से अपने छोटे रूप में वापस आ जाओ। शीन छोटी होकर एक्ट करते हुए कहते, कम ऑन, वो सिर्फ एक जोक था, तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रही हो। सुपरवाइजर सीरियस होकर कहती है कि अगर उनको पता चल जाता है कि तुम्हारा एबिलिटी वापस आ गया है तो क्या तुमको लगता है कि ये तुम्हारे लिए मजाक है। ये भी मत भूलो कि तुम्हारा ये आइडेंटिटी एक क्रिमिनल का है। क्या तुमको समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये मजाक नहीं है। शीन कहती है, हाँ मैं समझ गई, अब और दिमाग ख़राब करना बंद करो। अब इसी के साथ में वो दोनों जाकर खाना वाना खाना शुरू कर दिए होते हैं। मगर तभी शीन की नज़र किसी चीज़ पर चली जाती है जिससे वो अपने पूंछ से अटैक करके उसको अपने तरफ खींचकर लाने लगती है, जिससे इनसे चिल्लाने लगा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। शीन उससे कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि तुम एक्चुअली में अपना प्रेजेंस को इतना अच्छी तरह से छुपा ली थी कि वो चश्मिश भी तुमको नोटिस कर ही नहीं सकी। लगता है कि तुम इतनी सिंपल नहीं हो जितना तुम दिखती हो। इनसे अब काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगा होता है कि ये गलतफहमी, एक बहुत बड़ा गलतफहमी था।
मैं तो सिर्फ रेस्टरूम में जा रहा था और गलती से तुम दोनों रास्ते में नज़र पड़ गई थी। मुझे डर था कि तुम लोग मुझे नोटिस कर लोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा डर के मारे छिप रहा था। शीन कहते हैं क्या सच में? क्या तुम हमारी सभी बातें सुन तो नहीं लिए थे ना? चलो अब जल्दी से बकना शुरू कर दो वरना। काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं गलती से सब कुछ सुन तो लिया हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया और मैं इसके बारे में किसी को बताऊँगा भी नहीं, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। शीन कहती है वेल जो भी हो, ऐसा नहीं है जैसे कि ये मैटर भी करता है, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहती हो? तुम अपने उस कर्ज से खुद को आज़ाद करने का रास्ता ढूंढ रही हो ना, और इसी के कारण चश्मिश तुमको पकड़ ली है। मुझे सब कुछ पता है, क्यों ना मैं तुमको इससे आज़ाद करने में हेल्प करूँ। इंग्सी काफ़ी ज़्यादा स्टंट रह जाती है। वहीं पर शीन कह रही होती है कि मैं तुम्हारा ये कॉलर हटाकर तुमको कर्ज को भी हटाने के बारे में कुछ बताने के बारे में कह रही हूँ, बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है? और इसके बदले में मैं तुमसे बहुत कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डील कंप्लीट करने के बाद में तुमको उसके सामने दोबारा अपीयर नहीं होना होगा। विल तो बताओ तुम क्या सोचती हो? उसकी सभी बातें सुनकर इंग्सी काफ़ी ज़्यादा स्टंट रह गई होती है और फिर अपना कॉलर को छूते हुए कहती है मैं ना करना ज़्यादा पसंद करूँगी। जो सुनकर शीन थोड़ी सी स्टंट रह जाती है और फिर हैरानी में चिल्लाते हुए कहने लगती है क्या तुम हमेशा से यही चाहती थी ना? तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुमको दे रही हूँ और इसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। आखिर तुम इतना अच्छा डील को कैसे ठुकरा सकती हो? इंग्सी थोड़ा सा पसीना पसीना और नर्वस होते हुए कहने लगती है कि मैं अपना एबिलिटी के दम पर डिपेंड होकर अपना सोल्यूशन ढूंढना चाहती हूँ और वैसे भी मुझे लग रहा है कि मैं क्लू ढूंढने के काफ़ी करीब आ गई हूँ। और अगर तुम्हारे ऑफ़र की बात करें तो हाँ, लग रहा है कि हाँ सिर्फ इसमें सिर्फ फ़ायदा ही होगा, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा डील है। मगर मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो कि एक डीमन के बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लूँ। अगर तुम सच में काफ़ी आसानी से कॉलर को निकाल सकती हो तो तुम अपने वाला कॉलर को क्यों नहीं निकाल लेती हो? अब ये सुनकर तो उसका मुँह ही बंद हो जाता है और वो फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है कि मुझे शुरू में ही तुमको मार देना चाहिए था, जिससे इंग्सी काफ़ी ज़्यादा डरते हुए चिल्लाने लगी होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मगर वहीं पर उसका कुछ ज़्यादा कुछ कहने देने से पहले ही वो उसका मुंह पकड़कर उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आखिर तुम प्लानिंग क्या कर रही हो? अपना मुंह बंद होने के कारण वो सिर्फ रोते हुए ही कर पा रही होती है। वहीं पर शीन गुस्से में कहती है कि ध्यान से सुनो, अगर फ्रेंकली बोलूँ तो मैं सच में तुम्हारा अभी कभी काम तमाम करने के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए फालतू का बकवास करने के बारे में मत सोचना। मैं तुमको वार्न कर रही हूँ कि उस पर हिट करने के बारे में सोचने भी मत, उसके ज़्यादा करीब भी मत जाना, उसके बिजनेस में थोड़ा सा भी टांग मत अड़ाना, छूना मत, उसको फिंगर नेल को भी तुम छू नहीं सकती हो। ये सब बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा भयानक शक्ल बनाकर उसको डराते हुए कहती है उसके साथ अकेले नहीं रह सकती हो, उसके बगल में तुम चल भी नहीं सकती हो और उसके जैसा सेम खाना और मैचिंग कपड़ा भी पहनना तुमको अलाउ नहीं है। वो और ख़तरनाक शक्ल बनाते हुए डराते हुए कहती है एक साथ शॉपिंग नहीं करना है, अकेले में उससे बात नहीं कर सकती हो, अकेले में उसके साथ वक्त नहीं बिता सकती हो, उसके साथ में गेम भी नहीं खेल सकती हो। वो और डराते हुए कहती है उसके बॉडी से आ रहे स्मेल को भी तुम सूंघ नहीं सकती हो, उसका चेहरा, उसका चेस्ट, उसका हाथ पैर थाई कुछ भी तुम देख नहीं सकती हो, और हाँ उसके साथ सेम एयर को भी तुम सांस नहीं ले सकती हो। और अगर मैं गलती से भी थोड़ा सा भी गलती से भी नोटिस कर लेती हूँ कि तुम उसके अगेंस्ट में कुछ स्कीम कर रही हो तो मैं तुम्हारे हथियार को काट दूंगी और हो सके तो कुछ ऐसा वैसा करवा दूंगी जिसके कारण तुम हमेशा लड़की ही बन के रह जाओगी, समझी तुम? उसको उतना ज़्यादा डरावना शक्ल बनाकर वो सब बोलते देखकर हमारे बेचारे इंग्सी के तो डर के मारे फटके हाथ में आ गया होता है और वो बहुत ज़्यादा डरते हुए सोचती है कि आखिर ये बात किसकी कर रही है। दूसरी तरफ में सुपरवाइजर चीखते हुए सोच रही होती है कि कौन मुझे याद कर रहा है। तभी वहाँ पर सीन आते हुए कहती है कि मैं वापस आ गई, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस तो नहीं किया ना? ये बोलकर वो भी जाकर खाना वाना खाने लगती है और सुपरवाइजर इंग्सी को देखकर कुछ सोचने लगती है। अब दिखाते हैं कि वो सभी लोग खाना वाना खाने लगते हैं और शीन इतना ज़्यादा खाली होती है कि वो तो प्रेग्नेंट ही लगने लगती है। तभी सुपरवाइजर कहती है कि तुमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है और अब हमें वापस चले जाना चाहिए ना? शीन कहते ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गया है इसलिए मैं तुम लोगों को कल भेज दूँगी। मगर सुपरवाइजर कहते हैं कि नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो हायर अप्स को पता चल जाएगा। शीन जिद्दी बनने की एक्टिंग करने लगी होती है कि नहीं मैं नहीं चाहती हूँ, मगर सुपरवाइजर कहती है कि नाटक करना बंद करो और हमें जल्दी से भेजो। वहीं पर सांसन इंग्सी से पूछती है कि क्या तुम्हारा ये सिंह असली है? वो खाते हुए कहती है ऑफ कोर्स मेरा सिंह तो असली है।
जो सुनकर सांसन काफी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगी होती है, क्या सच में, क्या मैं इसको छू सकती हूँ? इंग्सी खुश होते हुए कहती है, ऑफ कोर्स तुम छू सकती हो। इसीलिए वो जल्दी से उसका सींग को छूने जाती है, मगर उसको छूने देने से पहले ही चैंग उसको रोकते हुए कहता है कि उसका जैसा गंदी चीज़ों को मत छुओ, तुम्हारा हाथ शायद सड़ भी सकता है। ये सुनकर इंग्सी काफी ज़्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हर बार मेरे रास्ते में क्यों आते रहते हो। दूसरी तरफ में उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर सुपरवाइजर उसको पीट दी होती है, इसीलिए वो सभी लोगों को सब कुछ साफ करने के लिए कहती है और घर भेजने लगती है। अब इसके कुछ देर के बाद में वो सभी लोगों को लेकर जा रही होती है, जहाँ पर सुपरवाइजर पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुम सही रास्ते पर तो लेके जा रही हो ना। शीन कहते हैं कि बस मुझे फॉलो करते रहो, तुम लोग एकदम सेफ और साउंड रहोगे। लगता है कि आज रात को फिर से मेरा बोरिंग टाइम होने वाला है, किसी तरह से वक्त काटने के लिए मुझे कुछ मज़ेदार ढूंढना पड़ेगा। तभी सांसन पूछती है कि क्यों, तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो क्या? शीन कहते हैं कि नहीं, मेरे ह्यूमन वर्ल्ड में आने का यही इकलौता चांस था, अगर मैं दोबारा जाती हूँ तो शायद पकड़ी भी जा सकती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम की बात होगी और मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती हूँ। और वैसे भी विंगमैन अपना काम कर चुकी है। सांसन को विंगमैन के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रह जाती है। अब कुछ देर के बाद में वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा पुल होता है। शीन उनको बताती है कि ये मेरे स्पेशल और सीक्रेट टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। उस जगह को देखकर सांसन काफी ज़्यादा पैनिक करने लगती है, क्योंकि वो उस जगह पर नहाई थी। तभी शीन उसको अपना सिंग बदलने वाला हेयर बैंड सांसन को फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर दे देती है। उसको गिफ्ट देकर वो अपना हाथ ऐसे ही आगे बढ़ाई होती है, जो देखकर सांसन कुछ सोचती है और फिर उसको बच्चों की तरह उठा लेती है, जिससे शीन उसको धमकी देते हुए कहती है, क्या तुमको मरना वरना है क्या? वहीं पर वो देख अगर तो चैंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है और सांसन उससे कहती है कि यही तो तुम चाहती थी ना। ये बोलकर वो फिर से काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगी होती है कि माफ़ कर देना, मैं जानबूझकर नहीं की थी। मगर तभी शीन उसको गले लगा लेती है और बहुत धीरे से उसको थैंक यू कहती है और चैंग का ख्याल रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ में वो देखकर चैंग सोचने लगा होता है कि आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो कुछ सुन भी नहीं पा रहा हूँ। तभी शीन सांसन को पीछे से हग करके कहती है कि अगर वो गधा तुमको कभी बुली करता है तो मुझे बताना मत भूलना, मैं आकर उसको सबक सिखाकर जाऊंगी। जो सुनकर चैंग काफी ज़्यादा डर जाता है। वहीं पर वो सभी लोगों को पुल में खड़ा होने के लिए कहती है। वहीं पर चैंग कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है, मैं इसको पहले कभी क्यों नहीं देखा हूँ। सुपरवाइजर उससे पूछते, क्या तुम श्योर हो कि ये बिल्कुल सही है ना, इसका शेप थोड़ा अजीब मुझे क्यों लग रहा है। शीन कहती है कि ज़्यादा पिकी मत बनो, इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को मैं स्मगलिंग के लिए बनाई थी। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना नज़र पड़ रहा है, लेकिन ये अपना काम एकदम बेहतरीन तरीके से करता है। ये बोलकर वह अपना कुछ प्लान बनाकर उनसे कहती है, तो ठीक है, चलो जल्दी से इस पानी को पी लो, सक्सेसफुली टेलीपोर्टेशन के लिए ये ज़रूरी है। ज़्यादा चिंता मत करो, इस ग्लास में बिल्कुल वही वाला पानी है जहाँ पर तुम लोग खड़े हो। तुम्हारे एंटर करने से पहले ये बिल्कुल क्लियर और फ्रेश था। अब ये सुनकर तो सांसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो वहीं पर चैंग कह रहा होता है कि इसको पीना ठीक होगा ना, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा ना। इंग्सी उसको सूंघ कर कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रही है, इसका स्मेल तो मुझे एक खूबसूरत लड़की को याद दिला रहा है। वेल, तब तो अच्छा ही होगा। उनकी बातें सुनकर सांसन और ज़्यादा पैनिक करने लगती है। वहीं पर शीन चैंग से कहते, कमोन, हर चीज़ में एक लड़के को ओपिनियन मांगना बंद करो। ये सुनकर वो तुरंत दूसरी तरफ में मुंह घुमा लेता है। मगर तभी उनका पानी पीने देने से पहले सांसन आकर उन दोनों को रोकने लगती है और वो लोग पूछने लगे, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। मगर वो कारण ढंग से बता ही नहीं पाती है। और तभी सुपरवाइजर उसको पीने वाली होती है, जो देखकर सांसन उसको भी रोकने चाहती है। मगर तभी शीन लीवर खींच देती है, जिससे टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो पूल वाला पानी गोल गोल घूमने लगता है। शीन सुपरवाइजर को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहती है कि अपना ध्यान रखना और दोबारा कभी मत मिलना। सुपरवाइजर भी उसको मिडिल फिंगर दिखाने लगती है और तभी वो लोग गायब हो जाते हैं। उनके जाने के बाद में शीन थोड़ी सी निराश होते हुए कहती है कि अचानक से सब कुछ कितना ज़्यादा शांत हो गया है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी उसका भालू शीन के सर पर अपना हाथ रखकर उसको कंसोल करने लगता है, जिससे वो गुस्से में चिल्लाने लगी होती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमको लगता है कि मैं लोनली फील कर रही हूँ। अब इसी के साथ में उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग उसी तरह से गोल गोल घुमाते घुमाते समुद्र में से बीच पर फेंक दिए जाते हैं,
जहाँ पर उन दोनों कपल को काफ़ी ज़्यादा उल्टी लगने लगा होता है और वो सभी के सभी लोग नीचे पटका जाते हैं। सिर्फ सुपरवाइजर ही अच्छे तरह से लैंड कर पाती है। सांसन अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि आखिर मैं हमेशा अपने मुंह के बल ही क्यों गिरती हूँ। तभी वो चैंग के कान को ठीक हुआ देखकर हैरानी में चिल्लाने लगी होती है कि देख वो नॉर्मल हो गया। ये सुनकर चैंग गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा होता है कि हर छोटी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा सरप्राइज तुम क्यों होते रहती हो, तुम तो मुझे 1 सेकंड के लिए डरा ही दी थी। अब इसके कुछ देर के बाद में वो सभी लोग अपने शहर में आ जाते हैं जहाँ पर चैंग इंग्सी को टांग कर ला रहा होता है। सुपरवाइजर कहती है कि अच्छा ठीक है, यहीं पर हम सभी लोग अब अपने अपने रास्ते पर जाएंगे। वो सांसन को जल्दी से सोकर आराम करने के लिए कहती है। जो सब सुनकर इंग्सी भी खुश होते हुए कहती है तो ठीक है, अब जबकि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं भी अपने घर जा रही हूँ। मगर उसको भागने देने से पहले ही सुपरवाइजर उसको पकड़ लेती है और कहती है कि आइलैंड पर कुछ देर पहले शीन के अराउंड तुम थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही थी ना, आखिर तुम दोनों अकेले में क्या बातें कर रही थी। मुझे पता है कि तुम मुझे बताने के लिए एकदम मर ही जा रही हो। उसकी सभी बातें सुनकर इंग्सी काफ़ी ज़्यादा डर से कांपने लगी होती है। वहीं पर सुपरवाइजर उससे कह रही होती है, ओह तो तुम पब्लिक में नहीं बता सकती हो, कोई बात नहीं, हम लोग किसी प्राइवेट जगह में जाकर बातें कर सकते हैं जहाँ पर कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा पूरी रात भर। मेरा मतलब है कि रात बस अभी शुरू ही हुआ है। उसकी सभी बातें सुनकर इंग्सी डर के मारे चिल्लाते ही रह जाती है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। अगले सीन में चैंग को दिखाते हैं जो कि नहाकर जैसे ही लिविंग रूम में एंटर करता ही है कि वो देखता है कि सांसन वहीं पर बैठी होती है। उसको देखकर वो पूछता है कि तुम अपने पंखों के साथ क्या कर रही हो। वो बताती है कि पिछले कुछ दिनों में मेरा पंख बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ट्रिम और ब्रश कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि पीछे मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। लगता है कि सुपरवाइजर को कल बुलाकर उससे हेल्प लेना ही पड़ेगा। तभी चैंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो सुनकर सांसन थोड़ी सी चौंक जाती है। चैंग कहता है कि ऐसे देखना बंद करो, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं माइंड नहीं करूँगा। तभी सांसन कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलकर वो उसको कंघी और कैंची दे देती है। चैंग उससे पूछता है कि मुझे सिर्फ डैमेज वाले पंख को ही काटना है ना, और बाकी को सिर्फ सीधा ही करना है ना। ये बोलकर वो जैसे ही कंघी से उसको कंघी करना शुरू ही करता है कि वो अचानक से स्वीट आवाज़ निकालने लगती है। जो सुनकर चैंग थोड़ा सा चौंकते हुए पूछते है कि क्या हुआ। वो थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहते कुछ नहीं, बस थोड़ा सी इचिंग होने लगा था। चैंग कहता ठीक है, लेकिन ऐसे अजीबोगरीब आवाज़ निकालना बंद करो। वहीं पर उनके अपार्टमेंट का बाहर में दूसरे कपल को दिखाते हैं जो लोग बालकनी में चाय पी रहे होते हैं। मगर तभी उनको अपने साइड वाले अपार्टमेंट में से ऐसे आवाज़ें सुनाई देने लगी होती है कि यहाँ पर मत करो, दर्द हो रहा, थोड़ा धीरे। वैसी आवाज़ें आ रही होती है जिससे वो दोनों कपल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो लोग वो कर रहे हैं। वहीं पर चैंग गुस्से और एम्बैरेसमेंट में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी आवाज़ों को सुनकर पड़ोसियों को गलतफहमी हो जाएगा, तब तुम क्या करोगी। देखो अगर तुम ऐसे ही अजीब अजीब आवाज़ें करते रहोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प दोबारा नहीं करूँगा। सांसन अपना कान बंद करते हुए कहते माफ़ कर देना, मुझे लगा था कि मुझे तुम्हारी छूने की आदत हो गई है। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए और धीरे से कहती है एक्चुअली में ये पहली बार है कि सुपरवाइजर के अलावा कोई और मेरा पंखों को ट्रिम कर रहा है। जो सुनकर चैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, इडियट कहीं के। वहीं पर वो कहते ठीक अब चिल्लाओ मत। ये बोलकर वो थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए और धीरे से कहती है कि अगर ये तुम हो तो मैं माइंड ही नहीं करूँगी। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग वैसे ही शर्माते और नर्वस होते हुए अपने मन में चिल्लाने लगा होता है कि आखिर इसको हो क्या गया है। ऐसी ऐसी चीज़ें बोलकर ये खुद ही एम्बैरस हो जा रही है। ये तो ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देगी। आइलैंड से आने के बाद में इसका मूड तो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया है। आखिर ये मुझे अचानक सोजो मांगा की हीरोइन की वाइब क्यों दे रही है, और आखिर ये कैसे कह सकती है कि अगर मैं हूँ तो कर सकता हूँ। ये बोलकर वो खुद को शांत करने लगता है और अपना सेज मोड को एक्टिवेट कर देता है और उसके पंखों को कंघी करते हुए पूछता है कि अब ठीक है ना। मगर वो कुछ भी नहीं कहती है, इसलिए वो पूछता है अब क्या हो गया। सांसद थोड़े से चौंकते हुए कहने लगे होते नहीं कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो थोड़ी सी हिम्मत करके पूछ लेती है कि क्या मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ। चैंग पूछता है किसके बारे में। वो कहती है तुम्हारे पंखों के बारे में। शीन कही थी कि क्या वो सच है। चैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है मगर फिर कहता है कि लड़कियों को तो सच में गॉसिप बहुत पसंद है ना। वो कहती है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंग कहता है कि हाँ वो जो बोली है वो सच है। सांसन पूछते क्या सच में, लेकिन वो ऐसा क्यों की।
वो बताता है कि डीमन के पंख दोबारा से ग्रो हो सकते हैं और सामान्य तौर पर नया वाला पंख पुराने वाले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ डीमन तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए अपना पंखों को नोचते रहते हैं और दोबारा से ग्रो करवाते रहते हैं, लेकिन जब वो एक बार मेरे पंख को नोची थी तब से ये दोबारा कभी ग्रो हुआ ही नहीं। सांसन पूछती लेकिन क्यों? वो कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इससे मुझे अब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कुछ और पूछने जाती है मगर वो कहता है लगता है कि तुम्हारे पंख ठीक हो गए हैं, देखो। वो अपने पंखों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि ये तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है, इनको तो हमेशा से ऐसे ही होना चाहिए था। तभी चैंग कहता है ठीक है, अब जबकि ये हो गया है तो अपने पंखों को वापस लो, इस रूम में वैसे भी जगह नहीं है। इसलिए वो जल्दी से अपने पंखों को वापस ले लेती है और उसको अजीब तरह से देखकर नर्वस हो रही होती है। जो देखकर चैंग पूछता है क्या कुछ कहना है क्या? वो तुरंत अपने कमरे में भागते हुए कहते नहीं कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन फिर दरवाज़ा खोलकर उसको देखने लगती है। जो देखकर चैंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर कुछ कहना है तो चुपचाप बोला नहीं जा रहा है क्या? वो थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहती है कि मैं बस तुम्हारे हेल्प के लिए तुमको थैंक्स कहना चाहती थी, और गुड नाइट बोलकर चली जाती है। जिससे चैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा होता है कि अब उसको क्या हो गया, लेकिन जब उसकी नज़र वहाँ पर पड़े उसके पंखों के टुकड़ों पर जाती है तो उसको एक अच्छा आइडिया आ जाता है और वो उसके पंखों को एक तकिए में भरने लगता है। दूसरी तरफ में सांसन अपने कमरे में जाकर सोते हुए सोचने लगती है कि उसके पंखों वाले मिस्ट्री तो सॉल्व हो गया है। जो कुछ भी वो मुझसे कहा है उसका शकल से तो नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है जैसे कि वो पूरा सच नहीं बोला है। मगर बार बार उससे पूछना भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं ऐसा सेंसिटिव क्वेश्चन पूछकर उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि वो अभी कैसा फील कर रहा होगा। वहीं पर उसको दिखाते हैं जो कि उसके पंखों का तकिया बनाकर उसी के ऊपर सो गया होता है और फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हुए अपना मुंह उसी तकिया में घुसाते हुए कहने लगा होता है कि कितना अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल आइलैंड के उसी रात के जैसा। ये फीलिंग तो एकदम इरिजिस्टेबल है और इसका स्मेल के बारे में तो तुम बोलो ही मत, ये तो कमाल का है, ये तो एकदम हेवन है। वहीं पर सांसन को दिखाते हैं जहाँ पर अचानक उसके स्पाइन में बिजली जैसा कुछ दौड़ जाता है, जिससे वो डर जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है। अब इसी के साथ में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांसन तैयार व्यार होकर उसको उठाते हुए कहती है कि जल्दी से उठ जाओ वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। चैंग वैसे ही नींद में पूछता है क्या हुआ, सुपरमार्केट में सेल लगा हुआ है क्या? सांसन कहते क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि आज हमारा ग्रुप असाइनमेंट का फाइनल मीटिंग है? चैंग अभी भी कंफ्यूज होते हुए पूछ रहा होता है कि असाइनमेंट, क्या असाइनमेंट? वो कहती है कि तुम चुपचाप जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। अब इसी के साथ में वो उसको लेकर जाते हुए कह रही होती है कि जल्दी चलो नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। आखिर तुम आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, तुम तो हमेशा सुबह उठते थे ना। चैंग कहता है कि सरप्राइज तो मुझे यहाँ पर होना चाहिए कि आखिर तुम ट्रिप के बाद में तुम्हारे पास इतना ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ गया है। सांसन कहते कि भूल जाओ इसको, याद है ना कि तुमको उनके सामने सिंसियर रहना है। चैंग चिढ़ते हुए कहता है हाँ पता है। ये सुनकर सांसन उसको डराते हुए कहती है कि आखिर इस तरह का हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स का तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पिछले सभी गलतियों को कौन सुधार रहा है? इस बार फिर से कुछ भी नौटंकी मत कर देना, समझे? चैंग थोड़ा सा डरते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया। तभी उनके दोनों दोस्त आ जाते हैं, जिनको देखकर सांसन धीरे से चैंग से कहती है कि चलो अब माफ़ी मांगना शुरू कर दो। वो दोनों वैसे फुसफुसाने लगते हैं जिससे उनके बीच का माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। इसलिए सांसन जल्दी से सिचुएशन को संभालते हुए कहने लगी होती है कि एक्चुअली में ये बंदा तुम लोगों से पिछली बार के लिए माफ़ी मांगना चाहता है और माफ़ी के तौर पर ये हम सभी लोगों को मिल्क ट्रीट देना चाहता है। अब ये सुनकर तो चैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी में कहना चाहता है कि मैंने कब, मगर उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही सांसन उसको काफ़ी तेज स्पीड में पीट देती है और कहती है कि ये थोड़ा सा शाई हो रहा है। जो देखकर वो दोनों उसके दोस्त थोड़े सा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अब इसके बाद में वो सभी लोग कैफ़े में चले जाते हैं जहाँ पर उसके दोनों दोस्त अभी भी कन्फर्म कर रहे होते हैं कि तुम सच में तो हमें ट्रीट दे रही हो ना। सांसन कहते ऑफ कोर्स, जो चाहे तुम लोग वो ऑर्डर कर सकते हो। ये बोलकर वो खुद ही महंगा वाला ऑर्डर करने जाती है। वो सब देखकर चैंग कहने वाला होता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब, मगर उसका बात को फिर से पूरा करने देने से पहले ही सांसन फिर से उसको काफ़ी तेज स्पीड में पीट कर रख देती है। जो देखकर उसके दोनों दोस्त सोचने लगे होते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, या फिर ये बोलूं कि पिछले कुछ दिनों में इन दोनों में क्या कुछ हो गया है। आखिर इस बंदे के एटीट्यूड इतना ज़्यादा कैसे बदल गया है, ये तो बिल्कुल एक टेम्ड पपी के जैसा लग रहा है।
अब इसके कुछ देर के बाद में वो सभी लोग ऑर्डर कर लेते हैं और सांसन कहती है कि आज ही मीटिंग खत्म ही कर लेते हैं। तभी चैंग काफी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए अपना रिपोर्ट देकर उनसे अपना पहले वाले एटीट्यूड के लिए माफ़ी मांगता है। वो दोनों कहने लगे होते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें हमारा भी गलती थी। तभी सांसन उससे कहती है कि अब जबकि तुम किसी से माफ़ी मांगते हो तो तुमको उनकी आंखों में देखना चाहिए, ये तो बेसिक मैनर्स है ना, तुमको पता होनी चाहिए। वहीं पर वो देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होकर सोचने लगे होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में पिछले कुछ दिनों में ऐसा भी क्या हो गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ, कहीं ये दोनों ऑलरेडी तो मैं तो पूरा डिटेल जानना चाहती हूँ, मुझे गॉसिप का स्टेटस चाहिए। ये सोचकर वो दोनों चैंग से कहने लगती है कि जब पिछली बार तुम उन दोनों गधों को उनका औकात दिखाए थे तब तुम काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे थे, वैसे भी मुझे वो दोनों कभी पसंद ही नहीं आए थे। चैंग पूछता है क्या सच में? वो कहती है कि हाँ, वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें इंडल्ज करना ही नहीं चाहिए। वो लोग अपने असाइनमेंट को लेकर डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो दोनों बंदे भी आ जाते हैं, जो लोग आकर माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हमें मैसेज मिलते ही हम आ गए हैं, इसलिए थोड़ा देरी के लिए माफ़ कर देना, पिछली बार के लिए भी हमें माफ़ कर देना, हम थोड़ी सी कैरिड अवे हो गए थे, इसलिए क्या तुम हमें अपने मटेरियल फिर से दे सकते हो जो तुम पिछली बार हमें दिखाए थे। ये बोलकर वो दोनों हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मेरा मतलब है कि पिछली बार वैसे एक्ट करने के लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। चैंग सोचता है कि मुझे तो अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो इस झमेले से जल्दी निकलना चाहता हूँ। ये सोचकर वो उनको देते हुए कहता है कि ये हमारा आखिरी बार एक साथ काम करना है। वो दोनों बंदे उसको लेकर थैंक यू बोल ही रहे होते हैं कि तभी सांसन उनसे छीन लेती है, जिससे वो दोनों बंदे थोड़ा सा डरते हुए पूछते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। सांसन उन्हें और डराते हुए कहती है कि तुमको नहीं लगता है कि तुम लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? क्या तुमको लगता है कि तुमको ये सब फ्री में मिल जाएगा? क्या तुम लोग किसी किंडरगार्टन में तो नहीं हो ना? क्या तुम लोगों को लगा था कि तुम लोग सिर्फ माफ़ी से बच सकते हो? मैं सोच रही हूँ कि क्या होगा जब तुम लोग इस कोर्स में फेल हो जाते हो तो। अब बोलो, अगर तुम लोग इसको चाहते हो तो अपना जेब खाली करना शुरू कर दो। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और कहने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं तो तुम लोग भी फेल हो जाओगे। सांसन कहते हैं कि हाँ, लेकिन इस केस में हमें सिर्फ एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा, लेकिन तुम दोनों के पास में तो ये वाला ऑप्शन है ही नहीं। ये काफ़ी दुख की बात होगी कि अगर तुम दोनों इस फील्ड सब्जेक्ट के कारण ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे तो। अब उनके पास में कोई चारा ना होने के कारण उन्हें उसको पैसा देना ही पड़ता है, जो देखकर वो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। तभी सांसन पैसा रिसीव करके उन्हें अच्छा खाने के साथ सेलिब्रेट करने के लिए कहती है, जो देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचते हैं कि आखिर ये भेड़ के खाल में भेड़िया कब से बन गई। वहीं पर सांसन उनसे कह रही होती है कि जो ऑर्डर करना है तुम लोग वो ऑर्डर कर सकते हो, ट्रीट मेरे तरफ से है। अब इसी के साथ में अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सभी लोग अपने अपने घर चले गए होते हैं, जहाँ पर चैंग उससे पूछता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम ये सभी ट्रिक्स कहाँ से सीखी हो जो कि तुम आज यूज कर रही थी। सांसन बताती है कि वो सब मुझे सिंजे सिखाई है। वेल, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कैसी की थी? उसकी बातें सुनकर चैंग अपने आप से कहता है कि आखिर तुम इसको क्या क्या सिखा के चली गई हो बहन। ये सब बोलकर वो सोचता है वेल जो भी हो, शायद इन्हीं सब के कारण इसको थोड़ा सा अकल भी आ जाएगा तो अच्छा होगा। तभी सांसन मोबाइल में उसको एक गेम दिखाकर उसको ट्राई करने के लिए कहती है कि देखो, ये गेम विश्वास को मजबूत करने में हेल्प करता है। इसका रूल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तुमको सिर्फ अपना आंख बंद करके पीछे की ओर गिरना है और तुम्हारा पार्टनर जो कि पीछे खड़ा होगा वो तुमको गिरने से पहले ही पकड़ लेगा। बोलो क्या ख्याल है, चलो खेलते हैं। मगर चैंग तुरंत खेलने से मना करने लगता है, जो सुनकर सांसन उसको भागने देने से रोकते हुए कहती है कि लेकिन क्यों, तुम प्रॉमिस किए थे ना कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे, अभी तो काफ़ी अच्छा मौका है ना, चलो करते हैं ना। मगर चैंग अभी भी मना ही कर रहा होता है कि तभी रिंग कहता है कि उसके साथ में खेलो, ये एक ऑर्डर है। उसकी बात सुनकर चैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी में चिल्लाने लगा होता है कि अब आखिर तुम कौन हो। रिंग कहता है क्या तुम लोग मेरे बारे में भूल गए हो? पिछला कुछ चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड था, इसलिए मुझे मेरा कमाल दिखाने का वक्त ही नहीं मिला था। अब जबकि मेरा साइन करने का वक्त आ गया है तो अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी स्टोरी में मैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हूँ। और वैसे भी मुझे ये फीलिंग आने लगा था कि अगर मैं अपना प्रेजेंस नहीं दिखाता हूँ तो मैं सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम बनकर ही रह जाऊँगा। ये सब सुनकर चैंग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तभी रिंग उसको बिजली का झटका देने लगता है, जिससे उसको नानी याद आ जाती है। और सांसन भी उसकी तरफ डीमन की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि अब तुमको कोई नहीं बचा सकता, तुम बच के भाग नहीं सकते हो। इसलिए अब कोई चारा ना होने के कारण वो वैसे ही डरते कांपते हुए सोफा के ऊपर खड़ा हो जाता है और सांसन उसको पकड़ने के लिए तैयार होती है। वो कह रही होती है कि चलो करते, मैं तैयार हूँ।
मगर चैंग वहीं पर काफी ज़्यादा डरते हुए कह रहा होता है कि प्रॉमिस करो कि तुम मुझे पकड़ लोगी, कसम खाओ कि तुम मुझे पकड़ लोगी। वो कहती है कि रिलैक्स हो जाओ यार और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। चैंग कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, मैं ये जानकर तो खुद को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर सकता हूँ कि मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। सांसन कहती है कि कम ऑन, कुछ भी होगा मैं तुमको पकड़ ही लूंगी। चैंग कहता है ठीक है बिल्कुल पकड़ लेना वरना अच्छा नहीं होगा। सांसन कहते हैं हाँ पकड़ लूंगी, चलो अब गिरो भी। इसलिए चैंग अब 1 से 3 तक गिनना शुरू करता है, जहाँ पर उसका गिनती 2 से आगे ही नहीं बढ़ रहा होता है और कुछ देर तक वो सिर्फ 1 2 1 2 1 2 करते ही रह जाता है, जिससे अब सांसन का धैर्य भी टूटने लगा होता है और वो कहते हैं कि तुम गिर रहे हो या फिर नहीं गिर रहे हो। चैंग डरते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं यहाँ पर खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, समझी। सांसन उसको लुक डाउन करते हुए कहता है चलो जल्दी भी करो, जिससे चैंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो सोचने लगा होता है कि ये मेरे इंसल्ट कर रही है क्या, आखिर ये लड़की मुझे कैसे लुक डाउन कर सकती है, सिर्फ अपना आंख बंद करके पीछे की ओर गिरना ही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ तो तुम भी तैयार रहना। सांसन कहते हैं हाँ जल्दी करो। इसलिए चैंग जोश में आकर गिर जाता है और गिरते हुए सोचने लगा होता है कि जब वो मुझे पकड़ लेगी ना, अब वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए सोचने लगा होता है कि अब मुझे याद आ रहा है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लमसी है, क्या मैं सच में इस पर विश्वास तो कर सकता हूँ ना, क्या होगा अगर ये मुझे पकड़ नहीं पाती हो तो, अरे नहीं मैं इतना ज़्यादा ऊपर से गिर रहा हूँ तो कहीं मेरा हड्डी पसले तो नहीं टूट जाएगा ना, 1 सेकेंड क्या मैं कॉफ़ी टेबल को रास्ते से हटाया था, फ्लोर पर कुछ नुकीली चीज़ तो नहीं है ना, अगर टेबल के कॉर्नर पर मेरा सर टकरा जाता है तो मेरा तो काम ही तमाम हो जाएगा, फिर क्या होगा अगर मैं इंजर्ड हो जाता हूँ तो मेरा काफ़ी सारा खून निकलने लगेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं हमेशा के लिए बेड पर ही पड़ा रह जाऊंगा, अगर ऐसा होता है तो ब्ला 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 ब्ला, कहीं आज ही तो मेरा मरने का दिन तो नहीं है ना, ब्ला 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 ब्ला। यही सब सोच कर वो इतना ज़्यादा पैनिक कर जाता है कि वो खुद ही उसकी तरफ मुड़ते हुए चिल्लाने लगा होता है कि नहीं मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ। उसको अचानक वैसे घूरते देखकर सांसन भी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, जिसके कारण वो उसी को ऊपर गिर जाता है और सांसन उसको पकड़ ली होती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो क्या बेवकूफ़ी कर दिया है तो वो तुरंत कहने लगा होता है कि देखो माफ़ कर देना, मेरा बॉडी बस अपने आप ही मूव हो गया था, वो सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। मगर वहीं पर सांसन वैसे ही हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगी होती है कि मैं तो मरने वाला था, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपना मजाक उड़ाते देख कर चैंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हंसना बंद भी करो तुम। तभी सांसन उसको गले लगाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि मैं कही थी ना कि मैं तुमको कैच कर लूंगी, अब तुमको पता चल गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, माफ़ करना तुमको इतना ज़्यादा एडवांस चीज़ अचानक से करने के लिए मैं तुमको फोर्स कर दी थी, चलो अगली बार से कुछ आसान चीज़ से स्टार्ट करेंगे ठीक है ना। वहीं पर चैंग को दिखाते हैं जो कि उसका उस एक्शन से एकदम पक्का पपीता बन कर रह गया होता है, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल हो गया होता है और फिर जल्दी से वो उसके ऊपर से उठकर जाते हुए कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मैं पहले ही कह रहा था ना कि ये सब सिली मेथड मुझ पर काम नहीं करने वाला है, ये सब तो काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश है, इसका कुछ भी इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, कल मिलते हैं। ये बोलकर वो दुम दबाकर अपने कमरे में भागकर छिप जाता है और अपना मुंह उसी तकिया में डालकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगा होता है, उसके सर से स्टीम निकलने लगा होता है, उसका कान सर सब कुछ एकदम लाल हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि ज़रूर मेरे दिमाग में कुछ खराबी हो गया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ में सांसन को दिखाते हैं जो कि खुद से कह रही होती है कि आखिर उस एटीट्यूड का मतलब क्या था, क्या तुम ये देख नहीं पा रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अब इसके बाद में दिखाते हैं कि जब सांसन नहाकर निकलती है तो उसको काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहा होता है, इसलिए वो जाकर चेक करती है तो उसको उसके दोनों दोस्त उससे बहुत सारा सवाल जवाब करने लगे होते हैं कि जल्दी से आकर सब कुछ बताओ हमें, आखिर वो क्या था, आखिर तुम दोनों में हुआ क्या था, जल्दी से हमें सब कुछ बताओ। सांसन कन्फ्यूज होते हुए सोचती है कि आखिर ये लोग किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। ये सोचकर वो उनको रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग किसके बारे में बातें कर रहे हो। उसके दोस्त कहते हैं कि नाटक करना बंद करो, तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ तो चल रहा है, तुम दोनों तो आज काफ़ी ज़्यादा अजीब वाइब दे रहे थे, क्या तुमको लगा था कि तुम हमसे ये सब छुपा सकती हो, चलो जल्दी से सब कुछ बताना शुरू करो कि आखिर तुम दोनों कितना दूर गए हो। सांसन कहती है कि बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बोलकर वो सोचती है कि हमारा रिलेशनशिप, क्या हम लोग सच में ऐसा फीलिंग दे रहे हैं जिससे किसी को भी पता चल जाए कि कुछ बदल गया है। उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि झूठी कहीं के, तुम दोनों तो बिल्कुल एक कपल जैसा लग रहे थे। उनकी रिप्लाई को देखकर सांसन सोचती है कि कपल भूल जाओ, हम लोग तो ऑलरेडी मैरिड है और वो भी फोर्स मैरिड। ये सोचकर वो उनकी रिप्लाई करते हुए कहती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रेंड्स है। वो लोग अभी भी उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं, इसलिए सांसन कल स्कूल में मिलने के लिए बोलकर अपना पीछा छुड़वा लेती है
और सोचने लगी होती है कि ऑर्डिनरी दोस्त, लेकिन अभी आखिर हम लोग किस तरह के रिलेशनशिप में है, हस्बैंड और वाइफ? शायद नहीं, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोग ज़बरदस्ती हमें डाला गया है। हम लोग सिर्फ कुछ टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके गेट अलोंग हो रहे हैं क्योंकि ये हमारा पर्सनल गोल के रास्ते में नहीं आ रहा है। और वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ 1 ही साल का लिमिट है। हम लोग सच में थोड़ी ही असली हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। अब जबकि ऐसी बात है तो आखिर हम लोग एक दूसरे के हैं कौन? पार्टनर, रूममेट्स, कॉमरेड इन मिसफॉर्चून? अब जबकि मैं सोचती हूँ तो जब से हम लोग साथ में रहना शुरू किए हैं तब तक काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है। शुरुआत में हम लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, जब भी मिलते थे लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और हर दिन एक दूसरे से डील करने के बारे में ही सोचते रहते थे। इस रिंग के बारे में तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ कि कैसे ये हमें टाइम टाइम पर अजीब अजीब असाइनमेंट देते रहता था। अब जबकि याद करती हूँ तो हाँ, वो दिन काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड और मज़ेदार हुआ करता था। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तब हम दोनों आखिर एक दूसरे का क्या रह जाएंगे? आई विश कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये सब सोचते सोचते वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगी होती है कि एक सेकेंड, आखिर ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही रहते हैं तो इसका मतलब हम लोग सच में हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे ना? ये सब सोचते सोचते उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है और वो चिल्लाने लगी होती है कि आखिर ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? वो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। लगता है कि मेरा दिमाग आज मेरा कंट्रोल में है ही नहीं। ये सब सोचकर वो अपने आप को अपने गद्दे में लपेट कर कोकून बन जाती है, मगर फिर वो अपना मुंह निकाल कर सोचने लगती है कि मैं सोच रही हूँ कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा? क्या वो मेरे बारे में कभी सोचता भी होगा? सिर्फ अगर मैं थोड़ा सा और डायरेक्ट हो पाती तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना। यही सब सोचते सोचते वो सो जाती है और तभी रिंग बीप बीप की आवाज़ करने लगती है। अब इसी के साथ में कल का सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग खाना बना लिया होता है और उसको अभी भी उठा ना देखकर उसके दरवाजे को पीटते हुए कहने लगा होता है कि तुम और कितनी देर तक सोने वाली हो? क्या तुम भूल गई हो कि आज तुम्हारा आफ्टरनून क्लासेस है? तभी सांसन को दिखाते हैं जो कि उठकर आती है और दरवाज़ा खोलती है। उसको दरवाज़ा खोलते देख कर चैंग चिल्ला ही रहा होता है कि तभी सांसन अचानक उसको पकड़कर किस कर देती है, जिससे चैन एकदम हैरानी के मारे वैसे ही नीचे गिर जाता है। वहीं पर सांसन उसको कहती है कि मॉर्निंग किस के लिए तुम्हारा थैंक यू डार्लिंग। ये बोलकर वो ब्रेकफास्ट करने चली जाती है तो वहीं पर चैंग वैसी हैरानी में चिल्लाने लगा होता है कि अब आखिर ये क्या नाटक होने वाला है।